पुरुषो रक्तो सर्वदेवमयव्या धूम्रकेतुरजध्यक्ष तस्मै नित्यं नमो नमः। अभी आप अग्नि की पूजा कीजिए। भले ही सांसें थम जाएं, लेकिन वक्त फिर भी नहीं थमता। 12 दिन हो चुके हैं मुझे इस दुनिया से गए हुए। मेरी मौत से सबको बहुत बड़ा सदमा लगा, और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से और जिस मौके पर मेरी मौत हुई वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। आज 12 दिन हो चुके हैं। दुनिया वालों की जिंदगी पहले की तरह आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मेरी बेटियां, उनके लिए मेरी मौत को भुला पाना इतना आसान नहीं है। जीते जी अपनी जिन बेटियों को आंखों में मैंने कभी एक आंसू भी नहीं आने दिया, अपनी मौत पे कितना रुलाया मैंने उनको। सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे साक्षी को देखकर हुई। मैं हमेशा सोचता था कि वो मुझे उतना प्यार नहीं करती है जितना उसकी बहनें, लेकिन उसके आंसुओं ने बता दिया कि मैं कितना गलत था। क्यों चले गए पापा? अक्सर ऐसा होता है ना, हम सोचते कुछ और हैं और हकीकत कुछ और ही होती है। आप क्यों चले गए? नहीं रह पाएंगे आपके बगैर बाबा। वापस आ जाइए माँ, हमें इस तरह छोड़ के बच जाइए, हमें इस तरह छोड़ के। भगवान की मर्जी थी। ताई भगवान की मर्जी नहीं हो सकती है ये। बाबा सारी जिंदगी हमारे लिए जीते रहे, और अब जब अपने लिए जीने का वक्त आया तो सुसाइड। नहीं ताई, बाबा सुसाइड नहीं कर सकते। बाबा सुसाइड नहीं कर सकते। और वो भी अपनी बेटी की शादी वाले दिन? इट्स इम्पॉसिबल। मैं तो मान ही नहीं सकता कि उन्होंने सुसाइड किया। मेरा भी वही मानना है। जब तक कोई बहुत बड़ी वजह या परेशानी ना हो, कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी वाले दिन इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकता। अगर बाबा को कोई परेशानी थी तो वो हमें जरूर बताते। हमें ना सही से बताई, पर बाबा आपसे तो कभी कुछ नहीं छुपाते थे। श्रेया, मुझे नहीं लगता बाबा को कोई परेशानी थी। संध्या की शादी को लेकर वो कितने खुश थे। खुश दिखने और खुश होने में फर्क होता है ताई। वैसे हम सभी अपनी जिंदगी में खुश दिखते हैं, और क्या वाकई हम खुश हैं? मुझे नहीं लगता बाबा को कोई परेशानी थी। अगर ऐसा होता तो वो अपनी आखिरी चिट्ठी में जरूर कुछ ना कुछ लिखते। और उस सुसाइड नोट में तो बाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। जरूर बाबा की मौत के पीछे कोई राज है। जरूर कोई राज है जो हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। आखिर कब तक मुझे ऐसे बांध के रखेंगे आप? चाहे जो हो जाए, मैं सबको सच बोल के रहूंगी। मैं सबको चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि
मैं सोच रहा था कि हम सब कल ही यहाँ से घर वापस चले जाते। बच्चों के स्कूल है और ऑफिस से भी मैंने शादी के लिए सिर्फ 2 ही दिन की छुट्टी ली थी। यहाँ पे इतने दिन हो गए, वहां पे बहुत सारा काम पेंडिंग होगा, तो तुम क्या सोचती हो? ठीक है। मम्मी, नानू हमें छोड़कर क्यों चले गए? ओ मम्मा के पास। आपको पता है, आपके नानू को ना अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा अपनी बेटियों के साथ रहते थे। सुबह उठकर अपने हाथों से हमें नाश्ता करवाते थे और फिर हमारी चोटी बांधकर हमें स्कूल छोड़ाते थे। जब घर लौटते थे, जैसे मम्मा आप सबको होमवर्क कराती है ना, नानू भी कराते थे। सब लोग मिलकर खेलते थे। फिर एक एक करके उनकी बेटियों की शादी होने लगी। वो अपने अपने घर चली गई। जब उस दिन आपकी छोटी मासी की शादी थी, नानू को तो ऐसा लगा कि अब तो वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। हम सब तो अपने अपने घर चले गए हैं ना। इसीलिए नानू ने तय किया कि वो नानी के पास जाएंगे। चले गए नानी के पास। अगर नानी के पास जाना हो तो हमें बता कर क्यों नहीं गए? ये शिकायत तो हमेशा रहेगी उनसे। आखिर वो हमें बताकर क्यों देंगे? अरे युवराज, संध्या, हम ना। अरे आप लोग इस वक्त सब ठीक तो है? हाँ बेटा, संध्या आज की रात तुम लोगों के साथ ही बिताना चाहती थी, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। अच्छा किया आपने। वैसे हमें भी इसकी बहुत याद आ रही थी। संध्या बेटा, मैं फिर एक बार कह रही हूँ, तुम आज रात हमारे साथ होटल में रह जाओ ना, तुम ज्यादा कंफर्टेबल रहोगी। मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो सिर्फ आज के लिए मैं यहाँ रुक जाऊं। कोई बात नहीं संध्या, तुम यहीं रहो। हम तुम्हें कल सुबह लेने आ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि हमें कल ही ग्वालियर के लिए निकलना है। शादी की कुछ रस्में वहाँ घर पे भी निभानी है जो ज़रूरी हैं। तुम चाहो तो उसके बाद मैं तुम्हें वापस यहाँ छोड़ दूँगा। नहीं, अब यहाँ आके क्या फायदा? अब तो यहाँ बाबा भी नहीं। बेटा, तुम्हारे बाबा की जगह तो कोई नहीं ले सकता बेटा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें उनकी कमी महसूस ना हो। बेटा, कभी अपने आप को अकेला मत महसूस करना। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब आप लोग आराम करो, हम चलते हैं।
संध्या, बाबा ने तेरे लिए कितना अच्छा लड़का और इतना अच्छा ससुराल ढूंढा। श्रद्धा, तुम जा रही हो? मेरा मतलब है तुम अब भी जा रही हो? हाँ ताई। अरे तो फिर रोहित के साथ क्यों नहीं चली गई? वो तो अभी आधे घंटे पहले निकल चुका है। श्रद्धा, तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना? यहाँ पर भी तुम पहले आई, रोहित बाद में। शादी के मंडप में भी जब हम फोटो खिंचवा रहे थे तब तुम दोनों दूर दूर खड़े थे। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता। प्रॉब्लम नहीं तो ताई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मैंने सोचा कि कुछ दिन आप लोगों के साथ यहाँ रह लूंगी, इसलिए रोहित ने अपनी टिकट बुक करा ली थी। अब आप सभी यहाँ से जा रहे हो तो मैं अकेले क्या करूंगी, इसलिए मैंने अपनी बस की टिकट बुक करा ली। ठीक है, इनसे कह दूं, वो तुम्हें घर तक छोड़ आएंगे। नहीं ताई, मैं अकेली चली जाऊंगी, काळजी करू नकोस का। श्रद्धा, इतना लंबा सफर है, अकेली कैसे? अकेली कहाँ? पापा की इतनी यादें जो साथ है। सफर कम पड़ जाएगा ताई कि पापा की यादें नहीं। जल्दी, देर हो रही है। रिश्तों का बंधन है ये, रक्त संबंध है ये, रिश्तों का बंधन है ये, रक्त संबंध है। सब चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो पिकनिक पे चलो। बाबा, आप भी हमारे साथ पिकनिक के लिए चलते तो कितना अच्छा होता। चलो ना। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं इस घर को अकेला नहीं छोड़ सकता। थोड़ी ही देर की तो बात है, ताला लगा देंगे, चलो। नहीं बेटा, इस घर में कभी ताला नहीं लगा है, ना ही मैं कभी लगने दूंगा। मुझे माफ कर देना बाबा। जिस घर में कभी आपने ताला नहीं लगने दिया, उस घर में आज मैं ताला लगा रही हूँ। चलो सविता, जल्दी करो, देर हो रही है।
जाने की तैयारी हो रही। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, अब सवरत्कर जी की सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं। हम लोग बहुत दिनों से यहाँ आए हुए हैं और फिर अभी धीरे धीरे सभी को अपने काम में वापस जाना होगा ना। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप सब लोगों को एक न्यूज़ देनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौका वारदात पे मिले सबूतों से यह पता चला है कि सवरत्कर जी ने सुसाइड नहीं की, बल्कि उनका मर्डर किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौका वारदात पे मिले सबूतों से यह पता चला है कि सवरत्कर जी ने सुसाइड नहीं की, बल्कि उनका मर्डर किया गया। क्या? Yes, he was murdered. लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपने तो कहा था उन्होंने सुसाइड किया है। हाँ, पहली बार देखने पे कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान उनके गले पे हमें किसी के नाखूनों के निशान मिले। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनका गला दबाकर खून कर दिया और फिर उन्हें रस्सी से लटका दिया, ताकि सबको लगे ये सुसाइड। सुसाइड नोट जो लिखा था सवरत्कर जी ने, वो? जी नहीं, वो सुसाइड नोट सवरत्कर जी ने नहीं लिखा था। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवाने पे हमें यह पता चला है कि वो हैंडराइटिंग सवरत्कर जी की नहीं थी। अगर बाबा ने वो सुसाइड नोट नहीं लिखा तो किसने लिखा था? शायद उसी आदमी ने जिसने सवरत्कर जी की जान ली, या फिर उस आदमी ने जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे है। और वो आदमी कौन है यह हमें पता चल चुका है। जब यह हादसा हुआ तो उस दिन शादी में आए हुए हर इंसान का नाम और एड्रेस पुलिस रजिस्टर में उन्हीं के हाथों से लिखवाया गया। सबके फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। उनमें से एक आदमी की हैंडराइटिंग उस सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग से मैच करती। और शादी की वीडियो फुटेज देखने के बाद हमें पता चल गया कि वो आदमी कौन है। शिंदे, फोटो दाखवा। यही है वो आदमी जिसने वो सुसाइड नोट लिखा। या फिर ऐसा भी हो सकता है इसी ने सवरत्कर जी की जान ली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये असली हत्यारे के साथ मिला हो। फिर भी आप लोग इसे ध्यान से देखिए। ये आदमी शादी में मौजूद था, लेकिन इसकी जो वीडियो फुटेज मिली है उसमें ये अकेला है। इसलिए ये पता नहीं चल रहा है कि ये लड़की वालों की तरफ से था या लड़के वालों की तरफ से। लगता है आप इसे जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता। ठीक है, कोई बात नहीं। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर इस आदमी के बारे में आपको कुछ भी पता चले या कुछ भी याद आए, कुछ भी, तो हमें जरूर बताइएगा।
लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आदमी केटरिंग का या मंडप वाले का हो। बिल्कुल हो सकता है, उन लोगों से भी हमारी पूछताछ जारी है। आपने तो कहा था कि सबके नाम और एड्रेस आपके रजिस्टर में है, तो फिर आप उसी एड्रेस पर जाकर उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? उस एड्रेस पे भी गए थे, लेकिन इस आदमी की नाम की तरह वो एड्रेस भी गलत है। वहां पे इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। फिर भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को दोबारा तकलीफ देंगे। हम आपको फुल्ली कोऑपरेट करेंगे इंस्पेक्टर। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, बाबा की जान जिसने भी ली है वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। डोंट वरी, नहीं बचेगा। चलो। ये कौन आदमी था जिसने बाबा के नाम का नकली सुसाइड नोट लिखा? बाबा ने उस आदमी का क्या बिगाड़ा था जो उसने बाबा को मार डाला? मरने के बाद भी मेरे बच्चों की आवाज मुझ तक आ रही है, पर अफसोस कि मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच सकती। बच्चों, मुझे माफ कर देना। पहले सच्चाई बताना चाहता था तो जिंदगी ने वक्त नहीं दिया, और अब बताना चाहता हूं तो जिंदगी ही नहीं है।